हेलो दोस्तों, दिस इज़ वीडियो नंबर थर्ड ऑफ द चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ा था कि कैसे जो पहले फ्रांस में क्या हुआ। सबसे पहले किंग का रूल था, तो मोनार्की रूल था, तो लुई 16 थे। उसके बाद नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जो नेशनल असेंबली ने बहुत सारे अनप्रॉपर्टी मतलब जो नॉन प्रॉपर्टी थे, मेन थे, उनको और वुमेंस को राइट नहीं दिए थे, वोटिंग राइट्स। तो उन्हीं में से कुछ मतलब जो थोड़े नॉर्मल लोग थे, मिडिल क्लास लोग, उतने पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने अपना एक सेपरेट क्लब बना दिया, जैकोबिन क्लब। उसमें हमने पढ़ा था कि जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, उसने पूरा ही मोनार्की को हटाकर अपना एक रिपब्लिक गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर दिया गया। उसके बाद वो ऑटोक्रेट मतलब कि ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाने लगे, मतलब अपने हिसाब से सब कुछ करने लगा। जो भी लोग उनके अगेंस्ट होते थे उनको गुलिटिन कर देते थे, और लास्ट में उनको ही गुलिटिन कर दिया गया 1794 में। ओके। तो जुलाई 1794 में उनको गुलिटिन कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जो अब तो जैकोबिन क्लब ख़त्म हो गया, क्योंकि जो उसके लीडर थे वही उनको ही मार दिया गया, गुलिटिन कर दिया गया। तो अ डायरेक्टरी रूल फ्रांस, अब फ्रांस में डायरेक्ट रूल होगा। ओके, कोई किंग कुछ भी नहीं होगा। ओके, मतलब कि इसमें क्या होगा, अभी कोई किंग नहीं है, कोई भी किंग नहीं, कोई लीडर नहीं। तो जो न्यू वेल्दियर मिडिल क्लास थे, मतलब जो थर्ड स्टेट के जो भी वेल्दियर मिडिल क्लास थे, जो पढ़े लिखे थे, लॉयर्स थे, उन्होंने क्या किया, 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन को हटाकर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें कि उसने फिर क्या हुआ था, जैकोबिन क्लब के लोगों ने वोटिंग राइट सारे ही मेन को दिया था, लेकिन फिर इसने 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसी की तरह वोटिंग राइट्स देना बंद कर दिया सारे मेन को। और जो भी नॉन प्रॉपर्टी मैन है और वुमेन है उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया, और जो मैन है, जो प्रॉपर्टी है जिनके पास, उनको वोटिंग राइट्स दिया गया। तो ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि 2 लेजिस्लेचर होगा, मतलब लॉ बनाने का काम 2 बॉडी करेगी, और 5 एग्जीक्यूटिव हो, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को मतलब एग्जीक्यूट करेगी। तो इसी को कहते हैं, जो 5 एग्जीक्यूटिव है इसी को डायरेक्टरी कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस। ठीक है। तो क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमने देखा था कि कैसे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर जो एक ही मैन थे, उनके पास सारा पावर दे दिया गया था, तो कैसे गुलिटिन कर रहे थे लोगों को। तो जो वेल्दी एंड मिडिल क्लास लोग थे, जो न्यू लोग थे, उनका कहना था कि नहीं, अब हम एक को पावर देना नहीं है, अब हमें सबको पावर देना है, पावर को डिवाइड करना है कुछ लोगों में, कि कहीं एक कोई अपना पावर का मिसयूज़ ना करे। तो क्या हुआ, ये कभी कभी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में मतलब डिबेट हो जाता था कि नहीं, तुम सही हो, तुम गलत हो। कभी कभी लेजिस्लेचर के ही बीच में मतलब बनता नहीं था, लड़ाई हो जाता था, कभी एग्जीक्यूटिव के बीच में लड़ाई हो जाता था। तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गया था, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, और इंस्टेबिलिटी मतलब होता है कि वहाँ पे सब कुछ सही नहीं है, बहुत गलत चल रहा है, मतलब एक दूसरे पे लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस टाइप का चीज़ हो रहा है। और वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब शांति नहीं है, लोग बस लड़ रहे हैं। तो कभी एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कभी खुद से लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाता है। तो इसी का फ़ायदा उठा लेते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। इनके बारे में पढ़ेंगे। 1804 में ये पावर में आ जाते हैं। ये देख रहे थे कि फ्रांस में कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाता है। तो ये मिलिट्री के एक कमांडर होते थे। इन्होंने क्या किया, मिलिट्री के कमांडर होते थे और किंग के नीचे होते थे, इन्होंने अपना एक मिलिट्री डिक्टेटर इस्टेब्लिश कर दिया गया। ये बोले कि अब डिक्टेटरशिप चलेगा फ्रांस में। डिक्टेटरशिप मतलब होता है कि जब कोई एक मैन, मतलब कोई भी एक इंसान रूल करे पूरे कंट्री में, और उसके पावर को सबसे मतलब ऊपर माना जाए, और ये जो चाहे वो कर सकता है। तो नेपोलियन बोनापार्ट तब पावर में आता है। तो एक बार रिकॉल करिए, सबसे पहले लुई 16, उसके बाद नेशनल असेंबली, फिर जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स थे वो आए पावर में, फिर उनसे लीडर आया एक मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, फिर आया उन्हीं का जो कन्वेंशन गवर्नमेंट था वो आया। उसके बाद ये डायरेक्टरी रूल आया। अब डायरेक्टरी रूल को भी फ्रांस में हटाकर नेपोलियन बोनापार्ट ने मिलिट्री डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर दिया गया, कर दिए 1804 में। अब इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जब 1804 में मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गया, तो नेपोलियन बोनापार्ट जब पावर में आ गए, तो वो बहुत सारे लॉज बनाए। इसके बारे में हम लास्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी बुक में एनसीईआरटी में इनके बारे में लास्ट टॉपिक में दिया गया है। तो यहाँ तक एंड होता है सारा स्टोरी। अब हम एक सेपरेट टॉपिक पढ़ेंगे कि वुमेन भी थी, या फिर जो उनके कंट्री साइड में क्या प्रॉब्लम था, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो जो फ्रांस रेवोल्यूशन था उसके 2 एस्पेक्ट्स आते हैं, जैसे कि कैसे वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो रहा था, कभी नेशनल असेंबली, कभी मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, कभी कन्वेंशन, कभी डिक्टेटरशिप, ये सारी चीज़ आती है। लेकिन दूसरी तरफ एक आइडिया का इवॉल्व था, जैसे फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये सारे आइडिया कहाँ से निकल गए हैं, जो अभी हम पढ़ते हैं, फ्रीडम, आज़ादी, इक्वालिटी, समानता, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ये हम कहाँ
पढ़ते हैं अभी। पढ़ते कैसे? क्योंकि ये फ्रांस से आया है, ये हम नहीं लाए ये वर्ड, पहले ये वर्ड नहीं था, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये वर्ड शुरू हुआ। और यही सारे वर्ड फ्रांस के जितने भी यूरोप में कंट्रीज़ है पूरे ही सबको इंस्पायर करता है कि हाँ देखो, फ्रांस में जब रेवोल्यूशन ला के वहाँ पे उनके कंडीशन को सुधारा गया, तो हम भी रेवोल्यूशन ला के फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का बात करके इक्वालिटी ला सकते हैं। तो ये सारे आइडियाज़ हैं वो पूरे ही यूरोप में, मतलब रेस्ट ऑफ यूरोप, इंडिया में भी और पूरे ऑल ओवर दी वर्ल्ड में ये सारे आइडियाज़ इंस्पायर करते हैं कहीं ना कहीं। तो अब हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक कि वुमेन्स हैव रेवोल्यूशन। क्या वुमेन भी, मतलब उनका भी कुछ क्रांति था, वो भी कुछ रेवोल्यूशन चाहती थी या फिर वो हिस्सा ली थी या नहीं? तो वुमेन्स भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट की थी, क्योंकि देखिए जब उनके जो मेल थे वो मतलब वो मेल थे, वो वार लड़ने के लिए जाते थे, तो वुमेन्स ही ना घर में सारा कुछ संभालती थी, तो वो भी तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालती थी, तो वो भी पार्टिसिपेट करती थी। उसके बाद ये क्या, वुमेन क्या करती थी, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेशर करती थी कि आप हमारी कंडीशन को सुधारें, क्योंकि हमारा कंडीशन सही नहीं है, हमें राइट्स नहीं दिया गया है, हमें राइट्स दिलवाए, इक्वालिटी दिलवाएं और हमारी लाइफ को सुधारें, मतलब हमारा लाइफ अच्छा नहीं है। ये जो वुमेन है वो गवर्नमेंट को ऐसा मतलब फोर्स करती थी। उसके बाद जो थर्ड स्टेट के वुमेन को तो थोड़ा बहुत राइट मिलता भी था, क्योंकि वो दूसरे जगह काम करती थी, जैसे कि, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के वुमेंस को होता था, क्योंकि उनको ज़्यादा राइट्स नहीं दिया जाता था, क्योंकि वो घर पे ही रहती थी ज़्यादातर। लेकिन थर्ड स्टेट की जो वुमेन है वो बाहर जाकर काम भी करती थी, जैसे लॉन्ड्री का काम, फ्रूट्स या फ्लावर को सेल कर दिया, फिर डोमेस्टिक किसी और के। जो थर्ड स्टेट के जो वुमेंस थी वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के घर पे जाकर काम कर लेती थी कुछ, तो ये सारे काम कर लेती थी। लेकिन उनको क्या होता था, एजुकेशन नहीं दिया जाता था, एजुकेशन का राइट्स नहीं था, जॉब ट्रेनिंग, उनको कोई भी जॉब ट्रेनिंग नहीं दिया जाता था। ये सिर्फ जो एजुकेशन है और जॉब ट्रेनिंग सिर्फ जो नोबल है, जो अमीर है, जो फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकंड स्टेट के जो वुमेन्स है उनको ही दिया जाता था। और इनका क्या क्या प्रॉब्लम था, इनका था कि मेन को ज़्यादा वेजेस दिया जाता था। जैसे कि एक कंपनी है, वहाँ पे एक मैन भी काम कर रहा है, एक वुमेन भी काम कर मैन भी काम कर रहा है, एक वुमेन भी काम कर रही है, लेकिन मैन को दिया जा रहा है 200 वेजेस और वुमेन को दिया जा रहा है 150। तो ये तो बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो इसके अगेंस्ट भी उन्होंने गवर्नमेंट से बात किया कि नहीं, हमें भी इक्वालिटी आए, हमें भी वेजेस दो, अच्छे से वेजेस दो। उसके बाद क्या हुआ, तो वुमेन्स ने क्या किया, क्योंकि उनको अपने फैमिली का भी केयर करना पड़ता था, घर के बाहर भी काम करना पड़ता था, तो बहुत प्रेशर था उनके ऊपर। तो इन्होंने अपना एक पॉलिटिकल क्लब बनाना शुरू कर दिया अपना अलग अलग। तो 60 वुमेन्स क्लब बन गए थे उस वक्त फ्रांस में, 60 से भी ज़्यादा अपना अपने क्लब। और ये डिमांड, जैसे एक डिमांड था 1792 में कि हमें भी राइट टू वोट दो, इसी के अगेंस्ट इतने सारे क्लब बने कि हमें भी वोटिंग का राइट्स दो, हमें भी पॉलिटिकल राइट्स तो जैसे कि मेन को दिया गया है। ये क्लब में ये सब डिमांड करते थे, ये सारी बातें रखते थे गवर्नमेंट के आगे कि हमें राइट टू वोट दो, हमें भी पॉलिटिकल ऑफिस में रहने का मतलब हिस्सा दो, कि हमें भी पॉलिटिकल ऑफिस में रह सके, हम भी काम कर सके और हम भी इलेक्ट हो सके। जैसे कि जितने भी मेंबर्स इलेक्ट हो रहे थे असेंबली के लिए, हमें भी इलेक्ट दो असेंबली में। जैसे कि नेशनल असेंबली बना था जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ मेन थे, जिनका कहना था कि हमें भी दो इलेक्ट, हमें भी असेंबली में मेंबर बनाओ। तो ये सारे डिमांड थे उनकी, बहुत सारे डिमांड था। तो लेकिन क्या हुआ, ऐसा नहीं कि जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट था जैसे कि जैकोबिन और नेशनल असेंबली, ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से इनका राइट्स को बिल्कुल नहीं दिया जाता, इनको थोड़ा बहुत इनके लिए कुछ स्टेप्स लिया गया था, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनके इनके लिए लॉज लाया गया था कि जो वुमेन है उनके लाइफ में सुधार आए, इनको एजुकेशन में राइट्स दिया गया था। लॉज लाए गए थे कि वुमेन्स को भी गर्ल्स एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया जाएगा, कि गर्ल्स भी अब एजुकेशन ले सकती है। इनके लिए लॉज आया गया था कि जो फादर है वो फोर्स नहीं कर सकते अपने डॉटर को कि आप कहीं भी शादी कर लो, वो अपनी मतलब डिसीजन से भी शादी कर सकती है अपनी चॉइस से। और वुमेन्स को, मैन को, दोनों को, वुमेन मैन दोनों को राइट दिया गया था कि जब उनको ऐसा लगे कि हाँ ये रिश्ता सही नहीं है, मतलब उनको ऐसा अनकंफर्टेबल लगे या कुछ भी उनको लगे, तो वो डिवोर्स ले सकती है, दोनों, मैन भी और वुमेन भी। उनको जॉब में ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी। उसके बाद कोई वुमेन है जो अच्छे से एजुकेशन लेके आर्टिस्ट बन गई, कोई स्मॉल बिजनेस चलाने लगी। तो ऐसे ऐसे वुमेन्स भी अपने लिए, अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाई थी फ्रांस में, और धीरे धीरे उनको भी राइट्स दिया जा रहा था। पर क्या हुआ, जब मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर पावर में आए थे, जो टाइम पीरियड था रेन ऑफ टेरर, उनमें वुमेन्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि इनके क्लब को बैन कर दिया गया था। जब इन्होंने क्लब बनाया था 1791 में, उसके बाद जब 1793 में, आई गेस, हाँ 1793 में जब पावर में आए मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर, तो इनके क्लब को बैन कर दिया और इनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना भी बंद कर दिया। बोले नहीं, आप हिस्सा नहीं ले सकते, आप घर में काम करो।
और बहुत सारे वुमेन्स को अरेस्ट कर दिया गया, उनको बुलेटिन भी कर दिया गया, फांसी पे भी चढ़ाया गया। तो इनके पॉलिटिकल राइट्स छीन लिया गया, उसके बाद इनको इक्वल वेजेस नहीं मिलने लगा। तो बहुत ज़्यादा वुमेन्स को भी स्ट्रगल करना पड़ा फ्रांस में। ये इंस्पायर करता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। क्या हुआ, जैसे कि अगर कोई एक लड़की किसी के घर से अगर कुछ बोलती है अपने मतलब अपने अगेंस्ट कि नहीं हमको ये राइट्स दो, तो और भी जितनी भी लड़की होती है, जितनी भी औरत होती है, जितनी भी वुमेन होती है, उनके पास ही पावर आ जाता है कहीं ना कहीं कि नहीं वो अपने लिए आवाज़ उठाई तो हम भी आवाज़ उठाएंगे। वैसे ही हुआ। लेकिन क्या हुआ, बहुत सालों के बाद, करीबन 200 साल के बाद, सब 1947 में वुमेन्स को राइट मिला था फ्रांस में। मतलब सोचिए, हम तो 1947 में आज़ादी मिला और हमने सबको वोटिंग राइट्स दे दिया। तो 1946 में कहाँ जाकर इतना पहले, मतलब कि 1791 से उन्होंने वोटिंग राइट्स का डिमांड शुरू किया वुमेन्स, और उनको मिला 1946 में। बहुत लेट हो गया। तो एक वुमेन थी ओलिम्पी दे जॉर्ज, इनका टाइम पीरियड था 1748 से 93। इन्होंने बहुत सारा प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। इन्होंने कहा था कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो गलत है, वुमेन्स को राइट नहीं दिया गया है। तो इन्होंने अपना एक डिक्लेरेशन लाया, क्योंकि देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो 1791 में जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसका डिक्लेरेशन, जो उसका फर्स्ट लाइन शुरू होता था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। तो इनका कहना था कि ये गलत है, सारे ही वो ह्यूमन बींग्स है और सबको इक्वल राइट्स दिया जाना चाहिए। 1791 में इन्होंने अपना एक अलग डिक्लेरेशन लाया कॉन्स्टिट्यूशन में कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट टू वुमेन एंड सिटीजन्स में इनको हटा दी। इन्होंने अपना एक ऐसे ही लाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जैकोबिन क्लब को भी क्रिटिसाइज़ किया कि नहीं ये बहुत गलत है, इसको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जैकोबिन क्लब है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ये लीडर थे, ये हमारे जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है हमारे क्लब को बैन कर दिया। तो इसको भी क्रिटिसाइज़ किए ओलिम्पी दे जॉर्ज ने। उसके बाद इनको क्या किया गया, ये मतलब क्वीन के पास जाके, क्वीन और किंग थे उस वक्त, अगर कोई होते थे गवर्नमेंट, उनके पास जाकर ये अपना बात रखती थी कि नहीं देखो ऐसे में हमारे साथ हो रहा है, वुमेन्स को भी राइट होना चाहिए। उसके बाद इनको ट्रीज़न का चार्ज कर दिया गया, देशद्रोही, मतलब इनका कहने लगे लोग कि ये भी देश के अगेंस्ट है, तो इसको भी फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो नेशनल कन्वेंशन ने क्या किया, जो जैकोबिन का ये गवर्नमेंट था, कन्वेंशन हमने पढ़ा था, उन्होंने ओलिम्पी दे जॉर्ज को फांसी पे चढ़ा दिया। ओके, तो ये था वुमेन के बारे में कि वुमेन कैसे पार्टिसिपेट की थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। अब हम पढ़ेंगे स्लेवरी के बारे में कि स्लेवरी कैसे अबॉलिश हुआ, मतलब जो गुलाम बना दिया जाता था वो कैसे अबॉलिश हुआ। तो जो ओल्ड रिजाइम था, मतलब जो ओल्ड गवर्नमेंट था, जो ओल्ड रिजाइम मतलब होता है फ्रांस था, पहले का फ्रांस, तो वहाँ पे स्लेवरी को कंटिन्यू रखा गया। इसीलिए ना स्लेवरी का अबॉलिशन का बात स्टार्ट हुआ। नेशनल असेंबली में डिबेट चला कि स्लेवरी को हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए, पर नहीं हटाया इसने, पर जैकोबिन ने हटाया। जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उन्होंने और जो उसके पूरे मेंबर्स ने स्लेवरी को हटा दिया। उसके बाद जो नेपोलियन फिर जो पावर में आएंगे, नेपोलियन बोनापार्ट जो 1804 में पावर में आते हैं, उन्होंने फिर से इसको रीइंट्रोड्यूस्ड कर दिया। तो फ्रांस का बहुत सारा कॉलोनीज़ था। कॉलोनीज़ मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे कंट्रीज़ में इन्होंने अपना कब्जा बना के रखा था फ्रांस कंट्री, जैसे कैरिबियन में मार्टिनिक, सेंट डोमिंगो, ये सारे कंट्री में इनका कॉलोनीज़ था। और वहाँ पे प्लांटेशन होता था, जैसे कि रबर का प्लांटेशन हो गया या फिर टी प्लांटेशन, कॉफ़ी, ये सारे प्लांटेशन होता था। तो वहाँ पे स्लेव या फिर लेबर का बहुत ज़रूरत पड़ता था। लेकिन जो यूरोप के लोग हैं वो वहाँ की कंडीशन, मतलब जो वहाँ पे क्लाइमेट है उसको झेल नहीं पाते थे, इसीलिए इनको अब लेबर का ज़रूरत था, स्लेव का ज़रूरत था। तो क्या हुआ, स्लेव ट्रेड स्टार्ट हुआ, मतलब स्लेव को बेचा जाने लगा और ख़रीदा जाने लगा। तो ट्रैंगुलर स्लेव ट्रेड कहना शुरू हो गया, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में। तो यूरोप क्या करता था, अफ्रीका से स्लेव को ख़रीद कर अमेरिका में बेच देते थे, और अमेरिका में ही ये सारा कंट्री है, तो अमेरिका में ही जितने सारे कॉलोनीज़ था फ्रांस का, वो क्या करते थे, अमेरिका में बेचकर फिर वहाँ पे स्लेव को काम करवाते थे। इसीलिए इसको कहते हैं ट्रैंगुलर स्लेव ट्रेड। ओके, तो क्या करते, जो फ्रेंच के मर्चेंट्स होते, जो फ्रांस के मर्चेंट्स होते थे, फ्रेंच मर्चेंट्स, वो अफ्रीका से ख़रीदते थे, जैसे बॉर्ड्यूक्स और नैंतल्स खरीदते थे अफ्रीका के कोस्ट से, कोस्ट लाइन मतलब अफ्रीका के किनारे से, जहाँ पे समुद्र के किनारे से ख़रीदते थे और बाय शिप इसको सप्लाई करते थे, और उसको जाकर बिग शिप में 3 महीना लगता था अमेरिका जाने में, और अमेरिका जाकर वहाँ पे बेच देते थे। वहाँ के जो प्लांटेशन ऑनर्स होते थे, जो मालिक होते थे, जो प्लांटेशन
वर्कर्स को जिनको ज़रूरत पड़ता था वहाँ पे बेच देते थे स्लेव को, इसीलिए इसे कहते हैं ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। तो क्या हुआ 18th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाने लगा फ्रांस में स्लेवरी को कि नहीं गलत है, बहुत ज़्यादा स्लेव को बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। तो 1794 में जैकोबिन के कन्वेंशन गवर्नमेंट ने सारे ही स्लेव को मतलब फ्री कर दिया गया, और रेड केप जितने भी स्लेव थे उन्होंने रेड केप को कैरी किया, मतलब पहनना शुरू कर दिया, और लिबर्टी को मतलब दर्शाने लगे कि हाँ अब हम लिबर्टी पा ली है, मतलब हम आज़ाद हैं। उसके बाद ही इसके बाद जो गवर्नमेंट बनती नेपोलियन की, तो जैकोबिन की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया। ओके, उसके बाद 10 इयर्स लेटर नेपोलियन जो बोनापार्ट पावर में आते हैं उन्होंने फिर से स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन फाइनली 1848 में परमानेंटली पूरे हमेशा के लिए स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया जाता है 1848 में। उसके बाद कोई स्लेव ट्रेड नहीं कर सकता है। नाउ आवर अनदर टॉपिक, द रेवोल्यूशन ऑफ एवरीडे लाइफ। तो एवरीडे लाइफ में कैसे कैसे रेवोल्यूशन चेंजेस आया था, तो बहुत सारे, अगर हम कहेंगे कि जब लोगों की ड्रेस है और जो उनकी बुक पढ़ जो भी लैंग्वेज उनका बोलना है या फिर जो उनके बुक्स वो पढ़ते हैं, क्या वो मतलब पॉलिटिक्स के चेंज होने की वजह से लोगों की जो ड्रेस स्टाइल है जो उनको पहनना पसंद है या फिर उनके जो बुक चॉइस है वो ख़त्म हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो हम कहेंगे यस, जब मोनार्की होता है तो लोग मोनार्की टाइप्स की बुक पढ़ते हैं, राजा रानी वाला, लेकिन जब गवर्नमेंट आ जाता है, जब कोई बोलने वाले आ जाते हैं कंट्री में, तो लोगों के जो सोचने का जो समझने का जो क्यूरियोसिटी होता है वो बदल जाता है, तो लोगों के टेस्ट में भी चेंज आ जाता है। तो 1789 जब ये बेस्टाइल में जो हुआ था 14 जुलाई में, उससे पहले क्या हुआ था, सेंसरशिप लगा दिया गया था, मतलब कि कोई भी किंग के अगेंस्ट कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकता है। कोई भी अगर न्यूज़पेपर या फिर कोई भी प्रिंट करना चाहता हो बुक, तो उसको पहले किंग को दिखाना होगा, किंग डिसाइड करेगा कि इधर इसको पब्लिश किया जाए और नॉट। इक्वालिटी नहीं था, फ्रीडम नहीं था, लेकिन जब गवर्नमेंट आ गया, जब फ्रांस में किंग हट गया, उसके बाद न्यूज़पेपर बुक सारे कुछ मतलब फ्री हो गए कि कोई भी न्यूज़पेपर में कुछ भी प्रिंट कर सकता है, फ्री ऑफ एक्सप्रेशन आ गया, व्यूज़ अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं लोग, ठीक है ना, फ्रीडम आ गया। फिर इक्वालिटी आ गया कि कहीं ना कहीं मतलब जो प्रॉपर्टी और नॉन प्रॉपर्टी मैन थे उनके बीच में इक्वालिटी आ गया। पहले के फ्रांस में, अभी के फ्रांस में बहुत चेंजेस आ गया था, लोगों को राइट्स मिलने लगा। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब ये होता है जो प्रिंटिंग था वो भी बहुत ज़्यादा फ्लडेड हो गया। फ्लडेड मतलब बाढ़ आ गया कि बहुत सारे बुक्स प्रिंट होने लगे, न्यूज़पेपर, स्पीचेस, और पूरे ये चीज़ें कंट्री साइड तक फैलने लगे, जो विलेज है वहाँ तक फैलने लगी, और लोग बुक्स को पढ़ने लगे और बहुत ज़्यादा एजुकेशन लेने लगे और बहुत सारे आइडियाज़ को समझने लगे, जैसे कि फ्रीडम एक आइडिया है, इक्वालिटी एक आइडिया है, लिबर्टी, ये सारे लोग जानने लगे और इसका बात करने लगे। तो पहले ऐसा था कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप कुछ भी लिख नहीं सकते, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन अब ऐसा नहीं था। मतलब 1789 के बाद फ्रांस में धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा था, और फ्रांस की जो गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे जस्टिस को, लिबर्टी को रिकग्नाइज़ करना भी शुरू कर दिए थे कि हाँ लिबर्टी, आज़ादी होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। तो कंक्लूज़न क्या होता है अब हम पढ़ेंगे, जहाँ पे हमने चैप्टर को मतलब एंड किया था पूरे स्टोरी को 1804 में, जब मतलब डायरेक्टरी गवर्नमेंट होती है, जब 5 एग्जीक्यूटिव और 2 लेजिस्लेचर होती है, उनके बीच में वार हो जाता है, मतलब थोड़ा बहुत नोक-झोंक, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाता है फ्रांस में। तो नेपोलियन बोनापार्ट एक मिलिट्री लीडर या कमांडर को वो डायरेक्ट मतलब पावर में आ जाते हैं और एक डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश कर देते हैं। तो ये फ्रांस के एम्परर बन जाते हैं। एम्परर मतलब बहुत बड़ा राजा को एम्परर कहते हैं, जिसका बहुत बड़ा एरिया टेरिटरी होता है। तो यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़, मतलब यूरोप में और भी कंट्रीज़ है, उसको कॉन्कर कर लेते हैं, मतलब जीत लेते हैं और एक बड़ा सा किंगडम बनाते हैं। और जैसे कि उन्होंने प्रूशिया को कॉन्कर कर दिया, उसके बाद उन्होंने अपने एक फैमिली मेम्बर को वहाँ बैठा दिया कि तुम संभालो। तो जितने भी उनके फैमिली मेम्बर थे उनको कह दिया कि वो किंगडम तुम संभालो, वो किंगडम तुम संभालो। और पूरे ही फ्रांस में बहुत सारे, पूरे यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज़ को जीत कर वो एक एम्परर बन जाते हैं, बड़े ही एक साम्राज्य के। पर इन्होंने बहुत सारे लॉज लाए, वो पढ़ेंगे हम, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। जितने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जिनकी भी थी उनको प्रोटेक्शन दिया गया कि उनसे कोई छीन नहीं सकता। यूनिफॉर्मिटी लाए, जैसे वेट का, सपोज़ करें फ्रांस है ये पूरा, ठीक है, और यहाँ पे वेट नहीं था, मतलब यूनिफॉर्मिटी वेट नहीं था, ये एक अलग रीजन है, ये एक अलग रीजन है।
तो यहाँ पे वेट यहाँ पे कुछ अलग है, ये मतलब 1 किलो का वेट कुछ अलग है, मतलब ये वेट है यहाँ का 1 किलो का और यहाँ का तो ये ज़्यादा बड़ा है। तो जब यहाँ के मर्चेंट यहाँ आते थे तो उनको मतलब ये कम मिलता होता था और यहाँ के मर्चेंट वहाँ जाते थे तो प्रॉब्लम होता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेट अलग-अलग नहीं होना चाहिए, एक यूनिफ़ॉर्मिटी होना चाहिए। तो एक यूनिफ़ॉर्म वेट लाएँ कि पूरे फ्रांस में एक इक्वल वेट चलेगा जो सारे ही लोग यूज़ करेंगे। डेसिमल सिस्टम लाए 1.2 जैसे कि ₹1 2 पैसा, ₹5 3 पैसा ऐसा लाएँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ ₹1 ₹2 3 रुपीज़ नहीं, ₹1 2 पैसा इस तरह करके डेसिमल सिस्टम लाए रुपीज़ में। उसके बाद शुरू-शुरू में क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट क्या किए, ये फ्रीडम देना शुरू कर दिए लोगों को। तो लोगों को लगने लगा कि ये अच्छे हैं, ये राजा अच्छे हैं, हम लोग को फ्रीडम दे रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे सबको कब्ज़ा करने लगे। हर जगह को कब्ज़ा करने लगे, तब लोग समझने लगे कि नहीं ये अच्छे नहीं हैं, बुरे हैं। उसके बाद 1804 में ये पावर में आए, उसके बाद 1815 में इनका बैटल ऑफ वाटरलू हो जाता है, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार जाते हैं। तो बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज़ इनके बहुत सारे आइडियाज़ थे, फ्रीडम और भी बहुत कुछ मॉडर्न लॉज़, इनके बहुत सारे लॉज़ थे, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने लगे, यूनिफ़ॉर्मिटी लाए, तो इनके लॉज़ जितने भी थे, तो न्यू जो रेवोल्यूशनरीज़ आ रहे थे, इनके बाद जितने भी रेवोल्यूशनरीज़ जो क्रांति जो चेंज चाहते थे, जो नए-नए लोग आ रहे थे, उनके आइडियाज़ को मतलब लेने लगे कि हाँ, लिबर्टी, मॉडर्न लॉज़ जितने भी लॉज़ थे मॉडर्न इनके, उनको उनको मतलब लेने लगे थे कि हाँ, उनसे इंस्पायर हुए थे। उसके बाद इनके डेथ के बाद क्या हुआ, जो यूरोप में बहुत बड़ा मतलब असर पड़ा, इन्फ्लुएंस पड़ा इनके डेथ के बाद, क्योंकि ये बहुत सारे एरिया को कब्जा कर लिए थे। अब इनके डेथ के बाद यूरोप में ये एरिया कौन संभालेगा, ये एरिया कौन संभालेगा, पूरे यूरोप में डिक्टेटरशिप चलेगा या फिर पूरे यूरोप में अलग अलग राजा संभालेंगे, अब क्या होगा। तो इनके डेथ के बाद एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा पूरे यूरोप में। तो अब हम आते हैं फाइनल कंक्लूजन पे पूरे चैप्टर के, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा कि कैसे जितने लोग थे, कितने परेशान थे, वो अपने मतलब राजा के अगेंस्ट अपने लिए आवाज़ उठाएँ। जैसे कि ये सारे आइडियाज़ इवॉल्व हुआ कि कैसे लिबर्टी हमें चाहिए, हमें राइट्स चाहिए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें लिबर्टी का आइडिया मिला, डेमोक्रेटिक राइट्स का आइडिया मिला कि फ्रीडम होना चाहिए, फ्रैटर्निटी आना चाहिए, क्योंकि पूरे ही फ्रांस में लोग फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा हुआ, यूनिटी हुआ, तभी ना लोग मतलब किंग को ओवरथ्रो कर पाएँ। तो ये सारा जितना भी आइडियाज़ है वो पूरे ही वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया और सारे ही लोग इसको अडॉप्ट करने लगे, ठीक है ना, ये सारे आइडियाज़ को। और ये सारे आइडियाज़ से जो हमारे इंडिया के 2 बहुत मेन लीडर हैं, वो भी इंस्पायर हुए, लीडर और राजा कहो तो। टीपू सुल्तान जो मैसूर के किंग थे, वो भी इनसे इनके मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो आइडिया है उससे इंस्पिरेशन लिए, और राजा राम मोहन रॉय भी इनसे इंस्पिरेशन लिए। ओके, पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया, दैट इज़ इट एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको मेरी वीडियो से हेल्प हो रही हो, और प्लीज़ हेल्प हो रही हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फ्रेंड्स। और आपको कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, एंड थैंक यू वेरी मच।